हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो मेरा नाम है विपिन कुमार। स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप का होता है? देखो, रिएक्शन है ना, जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, इस पर है ना हम रेट मेजर नहीं कर पाते। रेट डज नॉट मेजर। लेकिन ये रेट इस पर मेजर क्यों नहीं कर पाते? देखो, इस पर हम रेट इसलिए मेजर नहीं कर पाते क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। रिएक्शन बहुत फास्ट होने की वजह से इस रिएक्शन को जब हम मेजर करने जाते हैं ना, उससे पहले ये रिएक्शन होके खत्म हुई हो जाती है। इसलिए हम इसका रेट मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम इसका रेट मेजर नहीं कर पाते। अगला रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? इस पर रेट मेजर नहीं कर पाते। इस पर भी रेट डज नॉट मेजर। इसके ऊपर अभी हम भी रेट मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते इसके ऊपर रेट मेजर? देखो, फास्ट पर तो समझ में आया, बहुत जल्दी रिएक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए हम फास्ट पर रेट मेजर नहीं कर पाते। लेकिन स्लो पर क्यों नहीं कर पाते? देखो, स्लो पर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है, इतना स्लो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए हम इस पर रेट मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, एक और होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का हम रेट मेजर करते हैं। रेट कैन बी मेजर। मॉडरेट रिएक्शन का हम रेट मेजर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इसका रेट मेजर? क्योंकि ये है ना, ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन अकर्स इन मिनट्स और आवर्स। ये रिएक्शन मिनटों या घंटों में होती है, तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम उसका रेट मेजर कर पाते हैं। अब एक बात बताना, देखो मैंने कहा कि रेट मेजर कर सकते, किसी भी रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये रेट होता क्या है? इस रेट को समझते हैं कि रेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, रेट क्या होता है। रेट का स्टेटमेंट लिखो। पहले तुम ये समझो कि रेट होता क्या है। देखो, तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड। उसका क्या मतलब था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मतलब था वहां पे? इसका मतलब ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने टाइम में कितना चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, तो उसी को उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते थे। लेकिन हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे ना, हम तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम किसका रेट मेजर करेंगे? केमिकल रिएक्शंस का। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, उसी को उसका रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ चेंज इन केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज इन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गया रेट। लेकिन इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रेट क्या होता है जनरल फॉर्म में? इसका चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, टाइम टेकन।
टाइम टेकन। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल चेंज, या फिर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, एक सेकंड रुकना मैं सही से लिख दूँ इसे, यार तुम्हें दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये है रेट। ठीक है, अगर इसकी यूनिट निकालें तो क्या आ गया, देखो अगर मान लो तुमने मोल कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिया है, ठीक है, मोल पर लीटर में लिया है, और टाइम, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। समझ में आ गया? ओके, तो अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, या फिर पहले इसका एग्जांपल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, मतलब एक रिएक्टेंट ए है और उसका प्रोडक्ट बी बन रहा है। ठीक है, मान लो कि ये इनिशियली है ए नॉट, ठीक है, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट इसका जीरो है। ठीक है, अगर मान लो टाइम जीरो है, हमने रिएक्शन शुरू ही नहीं किया है, अगर हमने रिएक्शन शुरू नहीं किया है ना, अभी रिएक्शन अगर शुरू नहीं किया है तो प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, अगर मान लो कि टाइम टी सेकेंड हुआ और उस समय हमने जब इस रिएक्टेंट को देखा तो इसमें से इतना कम हो चुका था, एक्स कम हो चुका था, टाइम टी सेकेंड हमने देखा, टाइम टी सेकेंड हो चुका है, तो हमने देखा रिएक्टेंट को जाके तो उसमें से एक्स मोल डिसोसिएट हो चुका था। ठीक है, हम इस नए कंसंट्रेशन को, इस फाइनल कंसंट्रेशन को मैं 80 नाम दे देता हूँ। ठीक है, जब टाइम टी सेकंड के बाद देखा तो इतना डिसोसिएट हो चुका था, अगर इतना डिसोसिएट हो चुका था तो एसोसिएट कितना हुआ होगा, एक्स मोल। ठीक है, अगर डिसोसिएट इतना हो गया था तो एसोसिएट एक्स मोल हो गया होगा, है ना। तो ये है इसका फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम इनिशियल टाइम फाइनल। अगर इसका रेट निकालें तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब तुम निकाल सकते हो यार, क्या है बच्चों वाला सवाल है। ए टी माइनस इनिशियल ए नॉट डिवाइडेड बाई टी फाइनल इज टी माइनस ज़ीरो, इनिशियल टाइम ज़ीरो, ए टी माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया इसका। ठीक है, मतलब ये है कि जो फाइनल आया उसमें से इनिशियल घट रहा है। अभी देखो इसको अगर और भी सॉल्व करो तो ए टी मैंने इसको फाइनल कंसंट्रेशन का नाम लिया था, अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए नॉट माइनस एक्स और माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये कैसे आया ए नॉट माइनस एक्स, ये फाइनल ए टी की जगह पे मैंने रख दिया ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो ये चला जाएगा और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डिसोसिएशन शो कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो रिएक्टेंट है ना ये कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब आ जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट कौन कौन से होते हैं। देखो दो टाइप्स होते हैं इनके, दो टाइप का होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट।
ठीक है। एक होता है, पहला है, एक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और एक और है एवरेज रेट, एवरेज रेट। ठीक है, देखो ये है ना इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट मेजर करने के लिए होता है, मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, थोड़े से टाइम के लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजर्स एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए इसको मेजर किया जाता है, इंस्टेंट टाइम के लिए। और वहीं इसको देखें, इसको मेजर किया जाता है मेजर्स एट लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है इसको। ठीक है, अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझाना शुरू करूं, मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊं, देखो यही बना देता हूं मैं ना, देखो ये अगर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऐसा है, ठीक है, और ये मान लो रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है। देखो कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था और इधर कम है। अब देखो ये मान लो ये प्रोडक्ट का है, ये बी का, ठीक है, ये एक ए से बी का मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी का कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये उसका है, समझ में गए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। तो ये देखो मान लो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन जितना टोटल कंसंट्रेशन 8.2 मोल है, ठीक है, जब टाइम यहाँ आया, टाइम अगर यहाँ आ गया तो कंसंट्रेशन मान लो कि यहाँ था 4.2, और जब और टाइम नीचे चला गया, टाइम और कम हो गया, टाइम और बढ़ा तो कंसंट्रेशन और कम हो गया, तो यहाँ मान लो 4 ये, ठीक है। अब देखो अगर इसका रेट मेजर करूँ, अगर इसका रेट कैलकुलेट करें तो क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर इसको कैलकुलेट करें तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 4 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज 4.2 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम इज, मान लो कि ये टाइम जो था जब यहाँ कंसंट्रेशन आया 4.2 कंसंट्रेशन हुआ, तो यहाँ पे मान लो 11 सेकंड हो रहा था, और जब इतना हुआ 4 मोल बचा तो यहाँ मान लो 12 सेकंड हो रहा था, ठीक है। तो फाइनल टाइम क्या है 12 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम क्या था 11 सेकंड, तो ये जो आता है माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये टाइम के साथ है ना, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है ना, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, समझ गया क्या? ठीक है, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस को एक ग्राफ के थ्रू और समझते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को मान लो ये ग्राफ है, मान लो कि ग्राफ ही है यार, ठीक है। अब देखो ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस तरफ ज़्यादा है, ये टाइम के साथ इधर कम हो रहा है, ठीक है। ये है रिएक्टेंट का, ठीक है, और यहाँ से ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब देखो इसका एक टाइम इंटरवल बनाता हूँ मैं, इसका एक टाइम इंटरवल बनाता हूँ मैं, इसका एक टाइम इंटरवल बना लेता हूँ मैं। देखो यहाँ मान लो कि 8.2 मोल है यहाँ पीक पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 8.2 मोल इसका कंसंट्रेशन टोटल है। जब टाइम यहाँ आया, टाइम मान लो यहाँ पर 2 सेकंड हो रहा था, तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, इतना 8.2 मोल।
जब टाइम यहाँ आया, मान लो यहाँ आते आते 15 सेकंड हो गया था, 15 सेकंड के बाद हमने देखा, जब हमने शुरू किया तो इतना था, इतना रिएक्टेंट था, 15 सेकंड के बाद हमने देखा तो इतना टाइम हो चुका था, तो कंसंट्रेशन कितना बचा था, इतना, ठीक है, कंसंट्रेशन इतना बचा था, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। अब मान लो कि यहाँ मान लेता हूँ मैं, ये 4 है, 4 मोल है, तो इसका रेट अगर निकालें तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, अगर निकाल देते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन इज 8.2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज फाइनल कंसंट्रेशन इज 4 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज 8.2 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम इज 15 सेकेंड, इनिशियल टाइम इज 2 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था, इसका रेट निकालोगे, इसको फाइनल करोगे तो ये -4.2 डिवाइडेड बाई 13, ये भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि रिएक्टेंट देखो हमेशा डिक्रीज ही होगा, रिएक्टेंट डिसोसिएट ही होगा, है ना, डिसोसिएट होगा, प्रोडक्ट एसोसिएट होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अब आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है या प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ें, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वैसा ही है, बस थोड़ा डिनोट कैसे करते हैं, चेंज ऑफ रेट को डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे तुम क्लास 11th में तुम पढ़ते होगे DA बाई, मैथ में तुमने पढ़ा होगा DA/dt, टाइम के साथ एरिया को चेंज होते हुए देखा होगा, है ना, ऐसा देखा है ना, टाइम के साथ एरिया को, या फिर DS/dt, डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पढ़ा है ना। तो यही हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आ जाओ, मान लो कि एक रिएक्शन है A + B और उससे बन रहा है एक प्रोडक्ट C। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है C, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे यार, कैसे इसका रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे। लिख लो पहले तुम, रेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट। ठीक है, आ जाओ, एक रिएक्शन मान लो A + B है और रिएक्टेंट है और उससे C रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे। अगर मान लो इसका निकालूँ मैं, तो इसका आएगा रेट ऑफ A, अगर निकालें तो ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, मतलब A किस रेट से कम हो रहा है कि C बन रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A DA/dt। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो DA/dt, और इसको तुम A लिख सकते हो ऐसे RA। ठीक है, वहीं अगर रेट ऑफ B अगर निकालें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B अगर निकालें तो ये होगा dB/dt। टाइम के साथ B कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना कम हो रहा है, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो, माइनस का साइन लगाना, -D ऑफ ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि B कम हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा RB नेगेटिव, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो, रेट ऑफ C अगर निकालें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो इस पे देखना, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, ये बन रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, ये एसोसिएट हो रहा है, तो DC/dt प्लस D ऑफ C/dt, और तुम इसके रेट को डिनोट कर सकते हो RC से, ये प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का। अब आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? मान लो एक रिएक्टेंट है, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है बी, ठीक है। इसका मैंने रेट निकाला तो डी ए बाई डी टी, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट का है डी बी बाई डी टी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ये बताना क्या ये दोनों इक्वल होंगे? मान लो ये है 2 मोल ऑफ ए और ये है 3 मोल ऑफ बी, ठीक है। मतलब 2 मोल ऑफ ए डिसोसिएट हुआ तो 3 मोल ऑफ बी एसोसिएट हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता यार। मान लो तुमने 2 लीटर वाटर लिया है, क्या उससे 4 लीटर तुम वेपर बना लोगे? नहीं बनेगा ना, सीधी सी बात है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसका रेट दोनों इक्वल नहीं होगा। तुम रेट ऑफ रिएक्शन का पहले स्टेटमेंट देखो। रेट ऑफ रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है? चेंज इन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। एक मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, 1 मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है। उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, ये तो हो गया इंडिविजुअल रेट का, एक कितना चेंज हो रहा है, ये बी कितना चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल ऑफ ए हो गया, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, ठीक है। ये इंडिविजुअल रेट ऑफ ए हो गया, ये इंडिविजुअल रेट ऑफ बी हो गया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यार? हमने तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट ही नहीं किया ना। अब आ जाओ, अब कैलकुलेट करते हैं। 1 मोल का कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताना, ये हो गया इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, ये इंडिविजुअल रेट ऑफ बी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आ जाओ, अब रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है। मान लो कि तुमने 2 मोल ऑफ ए निकालना था, हमें 1 मोल के लिए निकालना है। यही है ना हमारा स्टेटमेंट कि हमें 1 मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। 1 मोल के लिए तो कैसे निकालेंगे इसको? मान लो 1 मोल से 3 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 3B प्रोडक्ट बन रहा है, 2 मोल से 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे? मान लो 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, उसका क्या है? डी ए बाई डी टी। डिसअपियर हो रहा है, नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अभी के लिए मत लगाओ क्योंकि अभी समझा रहा हूँ मैं, तुम लगा दो यार, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए निकालूँ, 2 मोल के लिए ये था, तो 1 मोल के लिए 1/2 डी ए बाई डी टी। समझ में आ गया 1 मोल के लिए कैसे निकालना है? बहुत आसान है। वैसे ही इसका 1/3, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है, प्लस डी बी बाई टी टी, ठीक है। ये आएगा, समझ में आ गया? ओके, तो अब अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को। आ जाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? 2A से B अगर 3B बन रहा है, 2A से अगर 3B बन रहा है तो कैसे निकालोगे यार? बस 1/2 डिसोसिएट हो रहा है तो DA बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 DB बाय डी टी। क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि N1A प्लस N2B और उससे बन रहा है N3C। तो बड़ी आसान है यार, है ना? कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन? देखो DA बाई डी टी इसका, क्योंकि यह डिसोसिएट हो रहा है, DA बाई डी टी 1/N1
1 मोल के लिए, प्लस मान लो बी के लिए निकाल रहे हो तो डी बी बाई डी टी 1/N2, ठीक है। वहीं अगर तुम सी के लिए निकाल रहे हो तो 1/N3, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है, डी सी बाय डी टी, ठीक है। ये है। अगर तुम इसको और भी लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। मैं इसको मान लो कि चलो आगे लिख देता हूं मैं, माइनस डी ए बाय डी टी, इसको ऐसे लिख लो, आर ए लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मान लो बी के लिए निकाल दें, बी के लिए तो माइनस डी बी बाय डी टी, ठीक है। इसको आर बी लिख देता हूं मैं, रिएक्शन बी, रिएक्टेंट बी। अब देखो सी के लिए अगर निकालें तो रिएक्शन ऑफ बी, और सी के लिए निकालें तो डी सी बाय डी टी, क्योंकि एसोसिएट हो रहा है तो प्लस लगा दूंगा, ठीक है। तो आर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर देते ना, स्कूलों में तो ऐसे ही कर सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, आर ए इज इक्वल टू माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी इज इक्वल टू प्लस आर सी, ये है। समझ में आ गया? ओके। तो अब आज के लिए हमारा देखो ये समझ में आ गया, पहले ये देख लो, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। पहले ये बताओ ये समझ में आ गया या नहीं। देखो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें तो। तुम ऐसे इसको डिनोट कर लो। अब डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि ये डिसोसिएट है तो माइनस लगा रहा हूँ, प्लस डी ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये तुम स्कूलों में ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर n1 के लिए निकालोगे तो ऐसा लिख लो, यहाँ पे लगाते जाओ, -1/N1 -1/N2, और ये प्लस है तो 1/N3, ठीक है। ये इसके लिए है। यहाँ भी तुम लगा लो Rn1 लगा लो, यहाँ पे Rn2 लिख लो, और यहाँ लिख लो Rn3, ठीक है। ये है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये टॉपिक, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, ताकि हमें आगे के लिए पढ़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके।